देखिए देखिए 2024 का यदि आप चुनाव देखेंगे तो 2024 के चुनाव में भी विधानसभाओं के यदि आंकड़े को यदि ब्रेक करके देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर विजयी रही है लोकसभा चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतनी मुश्किलें नहीं है जितना कि ये विपक्ष के लोग उन्हें बता रहे हैं। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है पहले अपनी खेमाबंदी ठीक कर ले। शैलजा जी की अपनी खेमाबंदी है, हुड्डा जी की अपना खेमा है, रंजीत सुरजेवाला जी का अपना है, और तीनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। तो उस निपटाने से कितना होगा मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना इकट्ठा होकर के इस बार भी चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी भूमिका में हरियाणा के चुनाव में है ऐसा मैं नहीं मानता। लोकसभा चुनाव के अंदर पहले वो 7 भी चुनाव लड़ करके देख चुके हैं, कुरुक्षेत्र में भी लड़ करके देखे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इससे पहले वो 2019 में चुनाव लड़ करके देखे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो रिश्ता है आज के दिन में सीटों के नेगोशिएशन पर संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो 50 सीटें मांग रही है, और 50 सीटों पर मांगने का मतलब है कि आदमी हमेशा ज्यादा मांगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देने के लिए कितने तैयार है? 10 सीट से ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार ही नहीं है आम आदमी पार्टी को। ऐसी स्थिति में क्या सीटों का निगोशिएशन इनके बीच में होगा? अच्छा, वो और साथ आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है साथ आ जाने पर भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आपको देखने को मिला। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 1 से 3% के बीच में वोट जो है वो आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर है। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन ला देगा उनके आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से मुझे नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी छोटी है तो हो सकता है कहीं 1-2 सीटों पर असर डाल सके, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी असर डालने के लिए मैंने उसकी उतनी हैसियत नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो जानबूझ करके उनके साथ समझौता करने में हार्ड बार्गेन कर रहा है। एक और बात जोड़ देना चाहता हूं, हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स यदि आप देखेंगे, चाहे वो भजनलाल बंसीलाल से रहे, ये पूरे हमेशा जाट का प्रयोग किया है वहां की राजनीति में। चूंकि अकेले जाट 25% के आसपास पॉपुलेशन है, तो वो पूरा वहां की राजनीति को डोमिनेट करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समुदायों को वहां साथ ले चलने की कोशिश की है, जाटों को भी साथ लेने की कोशिश की है, नॉन जाटों को साथ लेने की। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि भाई विनेश फोगट महिलाओं का सम्मान, अभी केरला में एआईसीसी की एक मेंबर थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि टैलेंट से आप नहीं बढ़ सकते हैं, यदि आपको बढ़ना है तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लोगों को ये करना पड़ता है। आपको अपने कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कॉच की बात उन्होंने की, और उस महिला को आप जाकर के उसमें इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपने 6 साल से पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये कांग्रेस पार्टी जब बार बार महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके अपने नेता जो एआईसीसी की मेंबर रही हैं, केरला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि महिलाओं को यहां कंप्रोमाइज करना पड़ता है बड़े नेताओं के साथ, केंद्र के नेताओं के साथ और केरला के नेताओं के साथ। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होता है, आप उसमें उनकी बातों को तवज्जो न दे करके इन्वेस्टिगेट करने के बजाय आप उनको बाहर निकाल दें। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कर रही थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो ये विनेश फोगाट को लेकर के कम से कम, जब आज विनेश फोगाट जब कांग्रेस पार्टी के साथ आ गई है, तो इस बात को भी सामान्यतः यदि आप देखेंगे कि जनरल परसेप्शन जो था वो अब एक निकल करके आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो जंतर मंतर का जो सारा जो प्रदर्शन था वह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। कांग्रेस पार्टी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, नहीं तो वो मामला भी हल हो गया होता, ऐसा मेरा आकलन है। और बाकी लोगों का भी बड़े आरोप, महिमा जी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये प्रदर्शन हुए तो कहीं आपकी शय थी इस वजह से, नहीं तो मामला हल हो जाता। एक बात और अग्निवीर के बारे में मैं एक जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, पूरी दुनिया की आर्मी जो है आज के दिन में जिस प्रकार से यंग आर्मी, आप आर्मी को आप एक सामान्य नौकरी की तरह आप नहीं देख सकते हैं कि 50 साल तक नौकरी दिया गया या नहीं दिया गया। जो भी एक आदमी होता है आज के दिन में, हम सब कोई चाहता है कि हमारी यंग आर्मी रहे, क्योंकि बैटल फील्ड में आपको यदि लड़ना है तो 50 साल और 40 साल का आदमी आपको लड़ने के लिए नहीं, तो ऑलवेज रेडी। भारत सरकार ने जो सोच करके कि आज की दुनिया में एक अजब नए तरीके का चैलेंजेस है, आपके टेरेन अलग है, आप चाइना से भी भिड़ते हैं, और आज के दिन में तो आपके पास 3.5 फ्रंट वार की बात लोग करना पड़ा, पहले 2.5 फ्रंट वार की बात करते थे, अब तो बांग्लादेश के बाद कई बार लगता है कि 3.5 फ्रंट की वार, एक अंदर की भी आपकी एनिमी है। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार, आप आर्मी पर छोड़ दीजिए,
ये कहना कि हरियाणा के लोगों को अग्निवीर, राजस्थान के लोगों को अग्निवीर, भाई अग्निवीर में सारे देश से जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अग्निवीर यदि उन्होंने 5 साल 7 साल सेवा कर लिए तो बाकी जगह वो नौकरी नहीं करते हैं। आप मुझे बता दीजिए 18 साल में कितने लोगों को जो नौकरी मिलती है? मीडिया में 18 साल के काम कर 18 साल वाले लोगों को मीडिया में नौकरी मिलती है। 22 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को नौकरी मिलती है। इतने कम उम्र में उनको नौकरी मिल रही है और उसके बाद बहुत सारी उनकी समस्याओं का समाधान इस सरकार ने कर दिया है। ठीक, महिमा जी, आपके चैनल की तरफ से आज ऑडियो को बार बार, मुझे मालूम नहीं है छेड़ा जा रहा है या कुछ और तकनीकी समस्या है, क्योंकि बार बार आवाज बिल्कुल कम हो जाती है, मैं सुन नहीं पाती हूँ। अभी जो महोदय बोल रहे थे उनका ज्यादातर वक्तव्य मैं नहीं सुन पाई। अभी आपके सवाल पूछने के बाद मैं पूछना चाहती हूँ, ये हर बार हर चीज में साजिश क्यों लग जाती है आपको? किसने कहा आपसे साजिश है? आपने ऐसे कहा कि ये हो जा रहा है या कर दिया जा रहा है। मैंने आपको एक मेहमान के तौर पर अपने चैनल में बुलाया है। नहीं तो ये आपका कहना ही ये डाउट पैदा करता है। मैं उस पर पूछ रही हूँ, हर चीज के 2 एंगल क्यों देख लेती हैं आप? टेक्निकल इश्यू है मैम, हो सकता है, लेकिन आप उसको ऐसे देख रही हैं कि कहीं हम जानबूझ के, अगर हमें ऐसे करना होता तो हम आपको चैनल पे नहीं बुलाते मैम, ना आपका ओपिनियन लेते। मैं बता देती हूँ आपको, प्लीज हर चीज में 2 चीज मत ढूंढा कीजिए मैम, प्लीज। अर्पिता डांट मत लगाइए, मैं क्लासरूम में प्लीज करके बात कर रही हूँ। प्लीज करना कब डांटना हो गया मुझे बता दीजिए। मेरे माँ बाप ने प्लीज करके कभी मुझे डांटा नहीं, ये प्लीज करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुन लीजिए, ठीक है महिमा जी, ठीक है, चर्चा पे लौट जाते हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहती थी महिमा जी, ठीक है, इसको नहीं बढ़ाते, अब नहीं बढ़ाते मैम। अब आप इस पर जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पहलवानों को लेकर, महिमा जी वो ये कह रहे हैं, मैं सवाल दोहरा देती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची हो। संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि पहलवानों का जिस तरह ये पूरा आंदोलन चला, हो सकता है कि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का श्रेय था। अब जब वो आप दोनों, बजरंग पुनिया और विनेश आपकी पार्टी में आ गए हैं, नहीं तो वो समस्या हल हो सकती थी, लेकिन उस हल नहीं करने दिया गया। कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से चीजें बनी और यहाँ पे बन नहीं पाई। सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया, क्योंकि मेरे और आपकी इस वार्तालाप के बाद वॉल्यूम फुल कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, अब मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है और आपके पैनल की आवाज भी ठीक से आ रही है। दूसरी बात ये, अभी आपने जो सवाल दोहराया, देखिए व्यक्ति जैसा खुद होता है, जैसा उसका चरित्र और व्यक्तित्व होता है, वैसा ही उसको दिखाई देता है, क्योंकि कहते हैं संसार एक आईना है। साजिश करने वाले लोग और साजिशकर्ताओं के समर्थक जो विश्लेषक का मुखौटा पहनकर आते हैं, उन्हें हर चीज में साजिश ही नजर आती है और आएगी, क्योंकि जो साजिश इस बार पेरिस में हुई ना, वो पूरे विश्व को नजर आई। तो इसलिए अगर उन्हें साजिश नजर आई है, मैडम पेरिस में कोई साजिश नहीं हुई है। यदि आपको इतनी जानकारी नहीं है तो व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कर दीजिए। और पेरिस में यदि आप साजिश देखते हैं तो आपकी बुद्धि पर हमें तरस आती है। आज के दिन में विनेश फोगाट ने भी ऐसी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई कि हमारे साथ साजिश हुई है, और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर आकर के कह रहा है कि उनके साथ साजिश हुई है। तो ये बता रहा है कि आपकी प्रज्ञा और बुद्धि आपकी व्यक्तिगत कैसी है। ठीक है सर, उनको बोलिए। मुझे खेद है कि आपके चैनल के ऊपर जिस तरह की हल्की बातें करने वाले व्यक्ति, क्या हल्की बातें? आपने हल्की बातें की, व्यक्तिगत टिप्पणी से आपने शुरुआत की। संजीदा किरदार होता है, विश्लेषक का किरदार बड़ा संजीदा होता है, दोनों पक्षों को संतुलन से देखता है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो भगवा रंग में रंगी हुई हैं, फिर भी आप इन्हें विश्लेषक बताती हैं, बड़ी दुख की बात है। और मैंने जैसा कि कहा कि साजिश करने वालों को साजिश नजर आती है, वही नजर आ रही है इनको। हमने जो हरियाणा में किया है, और आप इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, बाहुबली की बात थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने की थी। इनके एक बाहुबली यहां आकर के प्रचार करना चाहते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR करने में 6 महीने लग गए थे, वो आकर प्रचार करें, बड़ा धन्यवाद होगा उनको, क्योंकि फिर डबल मार्जिन से जीतेंगी विनेश फोगाट। आज तक विनेश फोगाट ने क्यों नहीं कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है पेरिस में? सुनेंगे विनेश फोगाट क्या बोलती है, तब तो समझ में आएगा ना। नहीं मैम, आप एक तरफ कह रही हैं जो साजिश करते हैं उनको साजिश दिखता है, फिर आप ये भी कह रही हैं कि वहां बड़ी साजिश हुई। नहीं, तो इसका मतलब तो आपके दिमाग में ही सबसे बड़ा साजिश है। कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ा साजिश करता है। जो कांग्रेस जिसके साथ साजिश हुआ है वो नहीं कह रहा है कि हमारे साथ साजिश हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उसके नेता कह रहे हैं उसके साथ साजिश हुआ है। संगीत जी, हाँ, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो उत्तर ले लीजिए। जी, राजेश जी, आ रही हूँ। आप पूछ रही हैं कि मुझे साजिश दिख रही है,
जरा आप जितने तमाम बड़े अखबार है ना, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उनमें बड़े बड़े विश्लेषकों की, सही मायने में जो विश्लेषक हैं उनकी रिपोर्ट्स उठाकर पढ़िए। किसी विश्लेषक ने नहीं कहा है, आप एक बता दीजिए, किसी विश्लेषक ने नहीं कहा है, नेताओं ने कहा है। दोनों के बीच में अंतर है, नेताओं का स्टेटमेंट। ये देखिए, ये जो बौखलाहट, भाजपा वाली बौखलाहट नीचे लेवल में भाजपा वाला लगा ले तो अच्छा रहेगा, जनता के लिए, आपके लिए नहीं। लेकिन मैं एक बात ये कह दूं अर्पिता कि उनको 50 केजी में जो कंटेस्ट करने के लिए अंतिम पंघाल को बीच में लाया, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी दोबारा नहीं बताना चाहती मैं। हाँ। लेकिन जो बीच में एक एडहॉक कमेटी बनी थी, उस एडहॉक कमेटी ने विनेश फोगाट से वायदा किया था, जब विनेश फोगाट के पांव में चोट लगी हुई थी, ये कहा था कि ये चोट ठीक हो जाने के बाद ट्रायल दोबारा से होगा और उसके बाद तय किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 52 केजी में कौन प्रतिनिधित्व करेगा देश का। लेकिन उस वादे से वो एडहॉक कमेटी बाद में मुकर गई, क्योंकि वादे वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं भाजपा में। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो षड्यंत्र पूरे देश भर ने, विश्व भर ने उसका आकलन किया। महिमा सिंह नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, लेकिन आप उस आकलन को पढ़ लीजिए, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल आज आपकी चर्चा हरियाणा के ऊपर है। ठीक है राजेश जी, ये पहलू इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ये बात हुई। ठीक है राजेश जी, मेरा क्या कहना है, संगीत रागी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, लेकिन बहुत सारे सचमुच टीवी चैनल्स पे उन्होंने मेरे साथ डिबेट करी है और एज अ आरएसएस समर्थक करी है। मुझे लगता है उसमें क्या दिक्कत है, उनकी आरएसएस में मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं और मेरा आरएसएस की तरफ इंक्लिनेशन है। अब कोई जरूरी थोड़े है कि नक्सलवादी का आपके समर्थक नक्सलवादी आकर के आपको समर्थन करते हैं, आपको बड़ी मुश्किल नहीं होती है। आपको तो बंधु मुश्किल नहीं होती है। मैं तो कहता हूं कि हाँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं। आप मुझे बोलने की आजादी नहीं है क्या? आप अपनी विचारधारा रखो। ठीक है राजेश जी, हाँ। मेरे को आपकी विचारधारा से कोई तकलीफ नहीं, आप रखो, मैं अपनी रख रहा हूं, उसमें झगड़ा क्या है? आप मुझे नक्सलवादी और आतंकवादी यहाँ पर कहोगे, मुझे 2 बार जनता ने चुना हुआ है, आपको निगम पार्षद की टिकट नहीं मिली, इतना मैं बोला नहीं कह रहा हूं सर। मैं आपको भाई कह रहा हूं तो भाई की भाषा को भाई में जवाब दो, ठीक है? अब आगे सुनो, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, आपने कहा बार बार वहां पर जाट बहुल मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। पहला मुख्यमंत्री जानते हैं आप कौन थे हरियाणा के? उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। और आप जानते हो सबसे बड़े नेताओं में से एक, आपने तो सारे गिन दिए, भजन लाल जी को भी गिन दिया। भजन लाल जी जाट नहीं थे, भजन लाल जी बिश्नोई थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कुछ भी बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपकी बात का ध्यान न देके, मजेदार बात है कि हमें जवाब देना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता का। अब आप सवाल ज्यादा कर रहे हैं, जवाब हम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक नहीं है। मेरा फिर ये कहना है, और आपने कहा कि हमारा वोट बहुत कम है, 2% है, 3% है, 5% है। मेरे भाई, जब विधायक का चुनाव होता है तो जो मार्जिन होता है वो 2-3 हजार का ही होता है। अगर हरियाणा के अंदर हम मिलकर लड़ रहे होते कांग्रेस से, तो 147 सीट नहीं आ जाती भाजपा की, 2-2 हजार, 500 वोटों से जीती हुई है ना। गोवा में उनकी सरकार बन पाती। तो इस बात को आप समझो कि छोटी, और दिल्ली की सुनो। अच्छा ठीक है राजेश जी, ये तो बताइए कितनी सीटें आप डिमांड कर रहे हैं, कितनी सीटों पर सहमति बनी, कहां पेच फंसा हुआ है, कब तक ऐलान हो जाएगा कि गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुद्दा तो यही है ना सर। चलिए, किसका कितना अस्तित्व वो दिख जाएगा अभी। क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, मैंने उनको नक्सल नहीं बोला था। दिल्ली में 2020 के अंदर भी किसी अन्य लोगों को, दिल्ली में लोग नक्सल बैठ जाते हैं। बताइए क्या था अर्पिता जी? फिर से पूछिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर 2020 में जेडीयू को 2 सीटें बीजेपी ने दी और 2 कालियों को दी। अब बताइए, गठबंधन में बहुत सारी बातों पे बात करनी होती है, उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। हम और कांग्रेस मिलकर बात करें, और भी जो पार्टियां जो संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहती है, जो तानाशाही को खत्म करना चाहती है, जैसे मैंने कहा, जो हमारे